हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पर फोकस नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट की वजह से मैं वापस आ गई हूँ। और आज मैं आप सबके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करूँगी जिसकी स्टोरी काफ़ी हटकर है, तो आई होप आप सबको पसंद आएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि हमें ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है। एक अंकल अपने बेटे और बहू की कब्र पर खड़े होते हैं। साथ ही वो अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि इन दोनों की डेथ कैसे हुई। तो इनका बेटा जवाब देता है कि मैंने पुलिस से पूछा था, उन्होंने कहा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। गाइस, यही लड़का हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम गू जियान है। वो गू जियान से कहते हैं कि देखो पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं वहाँ पर लेट हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बिहाफ पे जाओ और वो पार्टी अटेंड करो। अब नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है कि मिस्टर गू यहाँ पर आते हैं और सभी से मिलते हैं, फिर एक बहुत ही बेहतरीन सी स्पीच डिलीवर करते हैं। वो भी स्पीच डिलीवर करके हटे ही होते हैं कि इतने में यहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद होती है जो कि हमारे ड्रामा की मेन लीड है और इसका नाम डेजी है। सभी लोग इनकी तरफ देख रहे होते हैं, फिर ये मिस्टर गू की तरफ आते हैं और वो लड़की मिस्टर गू को अंकल कहती है। मिस्टर गू इसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हैं और हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड डेजी लोगों की भीड़ में खड़ी होती है और वहाँ खड़े होकर वायलिन बजा रही होती है। वो वायलिनिस्ट बनना चाहती है और वो बहुत ही खूबसूरत वायलिन बजाती है। सभी लोग इसे सराह रहे होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस होती है और ये अपने मॉम डैड को कॉल करती है। वो कहते हैं कि हम रास्ते में हैं, लेकिन अचानक से कार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है जिसे सुनकर इसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और ये भागते हुए आगे की साइड पर आती है तो देखती है कि काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और सामने एक कार में आग लगी है। वो ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कार की तरफ भागने लगती है, लेकिन इसकी फ्रेंड्स इसे रोक लेती हैं। अचानक से एक कार के अंदर कोई बैठा बटन प्रेस करता है और उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। तो इस सीन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो कोई कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर उनका मर्डर किया गया है। नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है कि अपनी दोस्त के गले लगकर रो रही होती है और उसे कहती है कि मैं तो यतीम हो गई, अब मेरा कोई भी घर नहीं है। इतने में इसके ग्रैंडफादर यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा दादा हूँ, और उसे साथ घर चलने का कहते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर से शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था, तो तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो घर छोड़कर चले गए थे। डेजी कहती है कि मेरे फादर ने हमेशा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और वो जब आपका घर छोड़कर गए तो उन्होंने मेरे नाम के आगे भी गू फैमिली नहीं लगाया, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके बगैर ही रहूँ। कहीं ना कहीं डेजी की भी गट फीलिंग कह रही होती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि बात कुछ और है। ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है कि उसी दौरान इसके घर पर एक मेल आता है। ये उसे खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के पीछे गू जियान है। क्योंकि ये उस टाइम तक गू जियान से नहीं मिली होती तो ये उसके बारे में सर्च करती है और इसे पता चलता है कि वो अपने उसूलों का बहुत ज़्यादा पक्का है और वो किसी पर भी रहम नहीं करता। अपने गोल अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सब कुछ देखकर ये अपनी दोस्त से कहती है कि अब मुझे दादा के घर पर वापस जाना होगा सच का पता लगाने कि एक्चुअल में मेरे माँ बाप को किसने मारा है। अब नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। चेयरमैन डेजी का हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं और उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है जिससे आप लोग कभी नहीं मिले। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी इसके हवाले होगी और ये कंपनी की चेयरमैन बनेगी। पार्टी के बाद वो इसे घर लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर इसकी मुलाकात गू जियान से होती है। ये उससे कहती है कि बेशक हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई, लेकिन अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। गू जियान इससे कहता है कि अगर तुम पहले ही यहाँ पर आ जाती अपने मॉम डैड के साथ तो तुम्हारे मॉम डैड बच जाते। गू जियान का बिहेवियर इसके साथ बहुत ज़्यादा ही पोलाइट होता है, जिसे देखकर ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसे देखकर सोचती है कि क्या वाकई तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं सच का पता ज़रूर लगाऊंगी। अब चेयरमैन गू जियान को स्टडी रूम में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने अपने सारे खूनी रिश्ते खो दिए हैं, मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ डेजी ही बची है, तुम उसे प्रोटेक्ट करना। ये बात सुनकर उसे बुरा लगता है और वो पूछता है कि मैं आपके लिए क्या हूँ। तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम मेरे अडॉप्टेड बेटे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुम पर यकीन है। जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो तुम डेजी की मदद करना और उसे प्रोटेक्ट करना। सो गाइस, इस सीन से हमें पता चलता है कि गू जियान चेयरमैन का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया है।
वहाँ से फ्री होने के बाद गुजियान अपने रूम में आ जाता है, लेकिन डेज़ी यहाँ पर मौजूद होती है और वो इसके कमरे की तलाशी ले रही होती है। इसे आता देखकर वो अलमारी में छुप जाती है। ये चेयरमैन की बातों को सोच रहा होता है कि वो इनका अडॉप्टेड बेटा है और उसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे महसूस होता है कि कोई कमरे में है। वो अपनी वार्डरोब खोलता है और डेज़ी यहाँ पर छुपी होती है। वो डेज़ी को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो डेज़ी कहती है कि ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं खो गई थी। फिर ये डेज़ी से पूछता है कि तुमने तो मना कर दिया था कि तुम इस घर में नहीं रहना चाहती। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर वापस आने का। लेकिन वो जैसे ही गुजियान का हाथ देखती है कि उससे खून बह रहा है तो ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर उससे कहती है कि मुझे बैंडेज करनी होगी वरना आपके ज़ख्म बन जाएगा। गुजियान उसी को देख रहा होता है कि ये किस तरह से कर रही है। फिर फर्स्ट एड किट लेकर आती है और इसके बैंडेज करती है। साथ ही गुजियान से कहती है कि मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आई और ना ही मुझे कंपनी में कोई भी पोजीशन चाहिए। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं दादा से बात कर लूँगी। गुजियान मुस्कुराता है और इसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है जो तुम कह रही हो कि तुम्हें उसमें जगह नहीं चाहिए। तो ये कहती है कि बेशक कितना भी पैसा हो, जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं रहे तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप और दादा ही अब मेरा सब कुछ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें और मेरा ख्याल रखें। डेज़ी ये सब कुछ कहने के बाद रूम से बाहर निकलती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक बहुत ही डेविल से स्माइल होती है, जैसे ये सब कुछ उसने गुजियान को अपने ट्रस्ट में लेने के लिए किया था। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि डेज़ी दादा के साथ बैठी होती है और अपने पापा की बचपन की पिक्चर्स देख रही होती है। ये दोनों हंस कर बातें कर रहे होते हैं। फिर डेज़ी पूछती है कि इन पिक्चर्स में कहीं पर भी अंकल की पिक्चर नहीं है, ना ही उनकी बर्थडे की। तो दादा कहते हैं कि तुम्हारे अंकल एक ऑर्फन थे और उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी और टाइम के साथ मैं भी भूल गया, इस वजह से वो अपनी बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि गुजियान शावर ले रहा होता है और शावर लेते हुए वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो एक ऑर्फन था और चेयरमैन वहाँ पर आते हैं और इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। वहीं अभी जो लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो और मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन इस दुनिया में नहीं रहा सिवाय मेरी पोती के। तो ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। इतने में गेट नॉक होता है और वो टॉवल लिपेट कर गेट खोलने के लिए आता है। वो जैसे ही गेट खोलता है यहाँ पर डेज़ी होती है। उसने हाथ में बर्थडे केक लिया होता है और इसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगती है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर गेट बंद कर लेता है और कपड़े चेंज करने के बाद वापस बाहर आता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डेज़ी कहती है कि ग्रैंडफादर ने बताया कि आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते और ना ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, तो हमने डिसाइड किया कि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ वही कर देंगे जब आपने गू फैमिली को ज्वाइन किया था और हमेशा हर साल आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये कैंडल ब्लो करता है और इससे पूछता है कि अब तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो डेज़ी कहती है इस सब में मेरा क्या मतलब होगा, बस मैं चाहती हूँ कि मैं और आप हम सब हमेशा खुश रहें। गुजियान इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी भी शक नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा हो, क्योंकि तुम्हारे दादा की बहुत ही बड़ी जायदाद है उसको हासिल करने के लिए। तो ये मुस्कुराकर कहती है नहीं, हम लोग तो फैमिली हैं, आप मेरे पेरेंट्स को क्यों मारेंगे, और वैसे भी पुलिस वालों ने बताया था कि उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। फिर ये इसके साथ वाइन टोस्ट करती है और ये दोनों वाइन पीने लगते हैं। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि डेज़ी ने वाइन के अंदर एक पाउडर मिलाया था जिससे गुजियान बेहोश हो जाता है। डेज़ी अब उठती है और इसके कमरे में रखे हुए एक लॉकर के पास आ जाती है और उस पर पासवर्ड ट्राई करने लगती है। 2-3 पासवर्ड ट्राई करने के बाद वो सेफ खुल जाता है। जैसे ही लॉक खुलता है ये गुजियान के पास उठकर जाती है क्योंकि इसे गुजियान के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन इतने में गुजियान की आँख खुल जाती है और वो इसका हाथ पकड़ के खड़े हो जाता है। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि गुजियान ने वो वाइन पी ही नहीं थी, उसने वो वाइन साइड में फेंक दी थी। वो इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम जब से इस फैमिली में आई हो मुझे तुम पर शक था, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। तो ये रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने कंपनी को हड़पने के लिए मेरे पेरेंट्स को मार दिया। गुजियान कहता है कि ज़रूर तुम्हें यकीन होगा कि मैंने अपने सेफ में कोई ना कोई एविडेंस छुपा कर रखा हुआ है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो इसका हाथ पकड़ता है और सेफ के पास लेकर आता है, अपना फिंगरप्रिंट लगाता है और सेफ को खोलता है, लेकिन इस सेफ में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये अपने रूम में आ जाती है और पूरी रात सोचती रहती है कि क्या वाकई मेरे पेरेंट्स को इसने नहीं मारा, अगर इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है। नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि डेज़ी तैयार होकर अपने रूम से निकलती है और नाश्ते की टेबल पर आती है। गुजियान यहाँ पर बैठकर दूध पी रहा होता है तो ये उसे कहती है कि मुझे दादा के पास बैठना है, आप इस सीट से उठ जाएं। वो बिना कुछ कहे यहाँ से उठ जाता है और ये देखकर डेज़ी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है।
फिर वो कहती है कि आज मैं कंपनी विजिट करना चाहती हूँ। तो दादा कहते हैं कि तुम गुजियान के साथ चली जाओ। गुजियान ऑफिस के लिए निकलता है तो ये जल्दी से आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर ट्रैकर लगा देती है। फिर कहती है कि आज मेरा दिल नहीं है, मैं फिर कभी जाऊंगी, और ये कहने के बाद गाड़ी से उतर जाती है। अब गुजियान चला जाता है और ये अपने रूम में आकर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रही होती है। इससे पता चलता है कि गुजियान डेली एक क्लब में जाता है, तो ये सोचती है कि जरूर वहाँ पे कोई ना कोई राज छुपा होगा। ये वेटर बन जाती है और उस क्लब में जाती है और गुजियान जिस रूम में डेली बैठता है उस कमरे में छुपके से कैमरा लगा देती है। जब ये यहाँ से बाहर निकल रही होती है तो इतने में गुजियान आ जाता है, लेकिन वो इसे नहीं देख पाता। बड़ू से फील होता है कि कोई ना कोई यहाँ से निकला है, तो वो इसका पीछा करता है। ये जल्दी से जाती है और अपना गेटअप चेंज करके सामने जो लड़का खड़ा होता है उसे हक कर लेती है और उसे कहती है प्लीज़ अभी कुछ मत बोलना। गुजियान इसे देखता है लेकिन वो इसे नहीं पहचान पाता और आगे चला जाता है। वो लड़का इससे कहता है कि ये लड़का तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था, अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। तो डेज़ी कहती है कि नहीं, इस सब की कोई नीड नहीं है, और ये कहने के बाद जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। गुजियान फिर रूम में आ जाता है और अपने असिस्टेंट से बात करने लगता है। वो कहती है कि ये पूरी लिस्ट है जो लोग चाहते हैं कि तुम चेयरमैन बनो, और इनमें से कोई भी चेयरमैन के साथ नहीं है। तो गुजियान कहता है क्या ये लोग नहीं डरते कि अगर चेयरमैन को पता चल गया तो उनका क्या होगा। तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि हाँ, ये लोग नहीं डरते, इन पूरे सालों में तुमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और तुम्ही को चेयरमैन बनना चाहिए। अब तो डेज़ी भी वापस आ गई है, ज़रूर वो कंपनी को हड़पना चाहेगी, और तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं और डेज़ी वहाँ पर ये सारी वीडियो दादा को दिखा देती है। दादा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। डेज़ी कहती है कि आप देख लें कि अंकल जायदाद को पाने के लिए देखें किस हद तक गुजर चुके हैं। दादा कहते हैं कि क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है। तो डेज़ी कहती है आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंपनी को ज्वाइन करूँ और सच का पता लगाऊँ। खैर ये बात करने के बाद वो अपने रूम में जाती है और जाकर सो जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि इसका गेट नॉक होता है। ये जैसे ही जाकर गेट खोलती है यहाँ पर गुजियान खड़ा होता है। वो अंदर आता है और इसे कहता है कि आज क्लब में मुझे तुम जैसी एक लड़की नजर आई थी, मगर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई, लेकिन इत्तेफाक से वो अपना कैचर वहीं पर भूल गई। क्या ये कैचर तुम्हारा है? तो ये साफ मना कर देती है और कहती है नहीं, ये कैचर मेरा नहीं है। लेकिन गुजियान इसके करीब आता है और इसके बालों को लिपेट के वो कैचर इसके बालों में लगा देता है। कैचर लगाते हुए इसके कान के पास आकर कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि डेज़ी दादा के साथ कंपनी आती है और यहाँ पर शेयर होल्डर्स से मिलती है। वो इसे कंपनी का टूर कराते हैं और फिर इसे लेकर बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं कि तुम बहुत भोली भाली हो, ये जो बिज़नेस होता है ना, ये एक जंग का मैदान होता है, यहाँ पर कोई भी किसी का सगा नहीं होता। मुझे डर है कि फ्यूचर में तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच एक जंग हो सकती है। तो ये कहती है कि ये कंपनी मेरे दादा की है और जब तक दादा मेरे साथ हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर बस काम करने के लिए आई हूँ। वहीं गुजियान का दिखाया जाता है कि उसकी मीटिंग चल रही होती है, तो ये शेयर होल्डर डेज़ी को अपने साथ लेकर आते हैं और सबको बताते हैं कि अब से यहाँ पर जॉब करेगी, वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। लेकिन इस पर लिली आर्ग्यू करती है कि अभी ये बाहर से आई है और इसे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हम इसे अचानक इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दे सकते। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इतने में दादा भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों की बात ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम वोटिंग करते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। ये कहने के बाद वो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डेज़ी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, और उन्हें देखते देखते काफ़ी सारे लोग वोट करते हैं और ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से डेज़ी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लग जाती है। लेकिन ये बात लिली को पसंद नहीं आती। वहीं गुजियान स्माइल करते हुए इसे देखता है और फिर इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अपने ऑफिस में बैठी होती है और इसके आगे काफ़ी सारी फाइल्स रखी होती हैं और इसे देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहीं पर एक कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है जो कि इसकी हेल्प कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर गुजियान आता है तो ये उसे देखती है और उठकर आकर फौरन से गेट बंद कर देती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि डेज़ी घर आती है और वो ये देखकर एकदम से डर जाती है क्योंकि गुजियान अंधेरे में स्टेयर्स पर बैठा होता है। इसे कहता है कि ऑफिस में तो तुमने बहुत ज़ोर से मेरे ऊपर गेट बंद किया था, लेकिन अब तुम डर रही हो। लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं देती। फिर गुजियान कहता है कि देखो अभी भी टाइम है, तुम जिस तरह से समझ रही हो कंपनी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। लेकिन ये जवाब देती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगी। और ये कहने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग चल रही होती है जिसमें कंपनी का न्यू डायरेक्टर चुना जाएगा। गुजियान पूछता है कि डेज़ी कहाँ पर है, तो दादा कहते हैं हाँ, उसने मुझसे कहा था कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, वो आ जाएगी, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं डेज़ी का दिखाया जाता है कि वो गुजियान के ऑफिस में होती है और उसके लॉकर में कुछ तलाश कर रही होती है। यहाँ पर इसे एक फाइल मिलती है जिसे वो खोलकर देखने लगती है।
वोटिंग शुरू होती है जिस पर शेयर होल्डर गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही कुछ बोर्ड मेंबर्स भी। वो कहते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, वैसे तो हमारा नाम आना चाहिए था। गुजियान तो वैसे भी आपका अडॉप्टेड सन है और ये कंपनी को हड़पने के लिए हेरा फेरी करता रहता है। इस पर गुजियान कहता है बेशक मैंने हेरा फेरी की है लेकिन कंपनी के फ़ायदे के लिए। शेयर होल्डर और कुछ बोर्ड मेंबर्स को मिलाकर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये आपकी कंपनी को हड़पना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से हट जाएं और कंपनी इनके हैंड ओवर हो जाए। इतने में ही डेजी भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी सारा इल्ज़ाम शेयर होल्डर पर लगा देती है और वो कहती है कि कंपनी में हेरा फेरी मेरे अंकल नहीं बल्कि आप कर रहे थे। दादा को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो सालों से इनके साथ काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब मुझे पुलिस को बुलाना होगा और मैं तुम्हें कंपनी से निकालता हूँ। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें कंपनी से निकालने लगते हैं। वहीं जो उनका असिस्टेंट होता है वो मौका देखकर डेजी पर अटैक कर देता है और कहता है मुझे 50 मिलियन चाहिए वरना मैं इसे मार दूंगा। वो डेजी के गले पे चाकू रखता है और यहाँ से बाहर निकलता है और कहता है जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। यही सब कुछ देखकर दादा की तबीयत खराब होने लगती है। गुजियान डेजी को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो लड़का डेजी को नहीं छोड़ रहा होता। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से लेकर जाने लगता है। वो गुजियान की गाड़ी होती है जिसमें वो डेजी को लेकर जा रहा होता है। डेजी जैसे ये देखती है वो अपना फ़ोन नीचे फेंक देती है। वो गाड़ी लेकर चला जाता है तो गुजियान इसका फ़ोन उठाता है और देखता है कि डेजी ने मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से ये उन दोनों को ट्रैक करता है। वो लड़का डेजी को लेकर एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है और उसे ट्रैक कर देता है। डेजी उसे कहती है कि वो मुझे बचा लेंगे और तुम जितने पैसे चाहोगे वो तुम्हें दे देंगे, प्लीज़ मेरे साथ कुछ करना मत। वो डेजी को मारता है। इतने में ही गुजियान यहाँ पर आ जाता है और डेजी को बचा लेता है। हालांकि उसे बचाने के चक्कर में गुजियान के खुद के चाकू हाथ पर लग जाता है। फिर ये सामने पड़ी बियर की बोतल उठाकर उस लड़के के सर पे दे मारता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर डेजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। गुजियान उसे गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि डेजी बेहोश पड़ी होती है। उसे जैसे ही होश आने लगता है वो अपने पेरेंट्स का नाम लेने लगती है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचा लो, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचा लो। गुजियान इसके पास आकर बैठता है और इसके चेहरे पर हाथ रखता है। इससे पूछता है कि क्या हुआ। ये जैसे ही उसे देखती है डर के मारे उसे हक कर लेती है। लेकिन जब इसे थोड़ा सा होश आता है तो ये पीछे होकर बैठ जाती है और इससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। अगर तुम मुझे मरने देते तो ये कंपनी तुम्हारे हवाले हो जाती और फिर तुम आराम से राज करते। गुजियान इसे देखता है और उसकी बात का जवाब देता है। वो कहता है प्लीज़ इस तरह की बातें ना करो, मुझे कंपनी में कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। 6-7 महीने पहले ब्रदर ने मुझे कॉल की थी और तुम्हारी मम्मा क्योंकि बीमार थी उन्होंने उनके इलाज के लिए मुझसे पैसे मांगे थे और जो तुम्हें शक था कि मैं बाहर पैसे भेजता हूँ वो मेरे अपने अकाउंट में नहीं बल्कि तुम्हारे फादर के अकाउंट में थे। मैंने उन्हें उस टाइम पे भी कहा था कि घर पे वापस आ जाए लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो कहते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। इवन तुम लोगों के घर से निकलते हुए मैंने एक बंदे को तुम लोगों का पीछा करते हुए देखा था। मैंने भाई को बताया भी था कि कोई बंदा आपका पीछा कर रहा है तो उस पर उन्होंने कहा था कि वो खुद मैनेज कर लेंगे। साथ ही भाई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता था और तुम्हें हर जगह पे प्रोटेक्ट करता था। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद डेजी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है कि अगर यही सच था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने तुम पर शक किया और तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। गुजियान कहता है कि वो टाइम ठीक नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जल्द बता दूंगा। मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। गू फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अगर डैड कंपनी तुम्हारे हवाले कर भी देंगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि डेजी अपने पेरेंट्स की कब्र पर आती है और यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा रोती है कि मैंने गुजियान पर शक किया, हालांकि वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस इंसान हूँ। वहीं गुजियान और दादा इसके रूम में आते हैं इसके लिए खाना लेकर, लेकिन वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि डेजी यहाँ पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि जाओ डेजी को ढूंढो। गुजियान इसे ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है तो डेजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और इससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होगी। चलो अंधेरा होने वाला है, अब हम घर चलते हैं। ये उठने लगती है लेकिन इसका पैर सुन होता है तो गुजियान इसे अपनी पीठ पर बिठाता है और इसे लेकर आता है। ये दोनों घर आ जाते हैं और डेजी कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो गुजियान के पास आती है और उसे कहती है कि आपके हाथ पर जख्म है, आए मैं इसकी बैंडेज कर दूँ। ये गुजियान की बैंडेज कर रही होती है और वो इसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन ये नज़र कोई नॉर्मल नज़र नहीं होती। इस बार वो जिस तरह से डेजी की तरफ देख रहा था वो कुछ अलग था। पूरी रात डेजी इसी के बारे में सोचती रहती है कि अब गुजियान तो क्लियर हो चुका है, तो एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है। सुबह जब वो उठती है तो वो पौधों को पानी दे रही होती है। उसका ध्यान किसी और साइड पर होता है। गुजियान आता है और इसकी हेल्प करता है। फिर इससे पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो ये कहती है कि मैं हमेशा से वायलिनिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मामा पापा की डेथ के बाद मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो सका
और मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। ये घर इतना बड़ा है कि मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ और अब मुझे कंपनी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जर्मनी वापस जाऊँ जहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे और वहाँ जाकर मैं अपना कोर्स पूरा करूँ। अगर मैं अकेले दादा से बात करूँगी तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें और दादा के साथ बात करें। पहले तो ये मना कर देता है लेकिन इसके इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। डेज़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसे हक कर लेती है। गुजियान को थोड़ा सा अजीब फील होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नाश्ते की टेबल पर ये दादा से बात करती है लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें जो सीखना है तुम यहाँ पर सीखो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी दूर जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी इकलौती वारिस हो। गुजियान इसकी साइड लेने लगता है तो दादा उसे भी सुना देते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मेरी पोती मुझसे दूर हो जाए। डेज़ी कहती है वो मेरी तरफ से बोल रहे हैं, उन्हें प्लीज़ ब्लेम मत करें। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि गुजियान जब घर आता है तो डेज़ी उसका वेट कर रही होती है। डेज़ी कहती है कि आप शराब पी कर आए हैं, तो गुजियान कहता है हाँ मैंने थोड़ी सी पी थी। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि अचानक से दादा की आवाज़ आती है और छुपने के चक्कर में ये दोनों सोफे से रोल होते हुए गिरते हैं। डेज़ी नीचे और गुजियान इसके ऊपर आ जाता है। डेज़ी तो दादा की तरफ फोकस्ड होती है लेकिन गुजियान का सारा फोकस डेज़ी के ऊपर होता है। दादा के जाने के बाद जब डेज़ी भी गुजियान को देखती है तो उसका देखना कुछ अलग होता है। इन दोनों के बीच एक स्पार्क नज़र आता है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ केयर है या फिर इस अफेक्शन के पीछे कुछ और है? डेज़ी की ज़िंदगी में और क्या हम उड़ाते हैं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।